तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। 2 दिन पहले ज़मानत मिली थी बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन खान को, लेकिन ज़मानत मिलने के बावजूद 2 रात आर्थर रोड जेल में और काटनी पड़ी और आज सैटरडे की सुबह करीब 11 बजे आर्यन आर्थर रोड जेल से रिहा हुए। आज की कहानी इसी सवाल को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था और मुझे लगा कि आपको पूरा इतिहास जानना चाहिए। जब अदालत से ज़मानत मिल गई, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर यह है कि आज़ादी हर एक का हक है, और जब आपको ज़मानत मिल जाती है, अदालत कहता है कि आपको रिहा किया जाए, ये बल्कि कई बार तो मुकदमे का फैसला हो जाता है और रिहाई का परवाना आ जाता है और अदालत फैसला सुना देती है कि इसको आज़ाद किया जाए। उसके बाद अगर 1 सेकंड भी कोई एक्स्ट्रा कैद में रहता है तो वो कानून का उल्लंघन है, उसकी आज़ादी का हनन है। लेकिन अपने देश में ऐसा हमेशा होता है, और क्यों होता है, आज उसी की आपको कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनाऊं उससे पहले सिर्फ 2-4 मिसालें देता हूं। एक केस विनोद कुमार बरुआ का, ये उत्तर प्रदेश का मामला था, सिद्धार्थनगर का। विनोद कुमार बरुआ को पुलिस ने पकड़ा, इसके बाद उसको जेल हो गई। लोअर कोर्ट में उसने बेल के लिए एप्लीकेशन दिया, लोअर कोर्ट ने ज़मानत खारिज कर दी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर बल्कि 9 अप्रैल 2020 को विनोद कुमार बरुआ को ज़मानत दे दी। 9 अप्रैल 2020, ये याद रखिएगा। अब कायदे से अगले 1-2 दिन में बरी हो जाना चाहिए था विनोद कुमार बरुआ को, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब चौथे महीने में ज़मानत मिली और 12वें महीने में वो जेल से बाहर आया। 8 महीने तक वो ज़मानत मिलने के बावजूद सिद्धार्थनगर जेल में बंद रहा। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? एक कोर्ट के जो भी मुंसिफ या कोर्ट के जो कर्मचारी हैं, उनकी एक छोटी सी गलती। उन्होंने जो ज़मानत ऑर्डर लिखा उसमें विनोद कुमार बरुआ के जो नाम था उसमें से मिडिल नेम उड़ा दिया, कुमार गायब था और सिर्फ विनोद बरुआ लिखा हुआ था। जेलर ने उसको मानने से मना कर दिया, जबकि बाकी सारी चीज़ें मैच कर रही थी। जेलर उसको छोड़ नहीं रहा। बरुआ के वकील ने बताया तुम्हारी ज़मानत हो गई है। इसके बाद वो कोर्ट में दोबारा पिटीशन दाखिल करता है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट उस जेल के जेलर को हड़काती है और कहती है कि कई बार गलतियां होती है, इसका ये मतलब नहीं कि आप 8 महीने तक उसको आप आज़ाद ना करो। और उस हड़काने के बाद 8 दिसंबर 2020 को बरुआ को रिहा किया जाता है। आगरा जेल में 9 लोग बंद थे। बाद में पता चला कि ये बेकसूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिहा करो। इसके बावजूद 4 दिन तक वो लोग जेल में बंद रहे। क्यों? क्योंकि रिहाई का परवाना जेल तक नहीं पहुंचा। आरुषि केस में डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी का आपको बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिली, लेकिन उनको छूटने में 2 दिन लगे। आर्यन खान की मिसाल आपके सामने है। तो ऐसा क्यों होता है? जब अदालत से ज़मानत मिल जाती है तो उसके बावजूद रिहाई में 2-2 दिन क्यों लगता है? बल्कि ये तो कुछ किस्से हैं। 8 महीने का भी आपको बताया, 8-10 दिन, हफ्ता तो बहुत ही आम बात है। आम लोग, गुमनाम केस, गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है वकील करने के, ज़मानत मिल भी जाए तो दोबारा अब ये है कि कुछ गड़बड़ है, कहाँ से मंगाएं कॉपी, इंतज़ार करते रहते हैं कब डाकिया आएगा, कब रिहाई का परवाना आएगा, तब छूटेंगे। 10-10, 15-15 दिन तक ये लोग जेल में पड़े रहते हैं, और ये हिंदुस्तान के पूरे देश की हालत है। इसी के ऊपर हाल में भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बात कही और बड़ी खूबसूरत बात कही और बहुत अच्छी बात कही। एनवी रमाना ने अभी कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये सुप्रीम कोर्ट के, कि आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हम ज़मानत जिसको दे देते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट छोड़िए, खुद सुप्रीम कोर्ट जिसे देती है, उसके बावजूद वो लोग कई दिनों तक जेल में रहते हैं। ये एक तरह से जुल्म है और ये बहुत ज़्यादा है। उनका साफ साफ कहना था, ये कोट कर रहा हूँ, कि इट जस्ट टू मच। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में भी हम आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कोई कबूतर मिल जाए, किसी कबूतर पे नज़र पड़ जाए तो उस कबूतर के ज़रिए हम संदेश भिजवा दें कि भैया तुमको ज़मानत मिल गया। वो कबूतर जेल तक जाए और फिर वो संदेशा पहुँचाए और फिर बाहर आ जाए। इसी के बाद उन्होंने कहा था कि अब ज़माना बदल चुका है और टेक्नोलॉजी का क्यों ना हम इस्तेमाल करें
और उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए उन्होंने कहा कि जितने भी देश में जेल हैं वो सब नेटवर्क इंटरनेट के कनेक्शन से उनको जोड़ा जाए, अच्छी स्पीड हो वहाँ पर। इसके जवाब में 19 राज्यों ने कहा कि हमारी जेलों में है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, मणिपुर और बाकी, जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन हम इसको जल्दी पूरा कर लेंगे। तो जिस दिन ये सारे इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही ऑर्डर पास होगा, चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट के वेबसाइट पे होगी, और फिर किसी को दौड़कर बाइक पर बैठकर ज़मानत के ऑर्डर लेके नहीं जाना पड़ेगा। कल जैसे जब सारे सेशन कोर्ट में ज़मानत की कागजात कार्रवाई पूरी हुई, बॉन्ड वन भर दिए गए आर्यन खान के, तो कई ऐसे वकील थे जो बाइक पे वहाँ तैयार खड़े थे कि ऑर्डर की कॉपी मिले, और वो चूँकि गाड़ी में ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो वो बाइक पर भागे, और कुछ लोग बाइक पर भागे सिर्फ इसलिए कि वक्त पे पहुँच सकें। क्यों वक्त पे पहुँच सकें? हमारे यहाँ कानून ये है कि ख़ासतौर पर ऑर्थर रोड जेल की बात करें, यहाँ गेट के बाहर एक बॉक्स है और वो ज़मानती बॉक्स कहते हैं उसको। जिसको भी कोर्ट से ज़मानत मिली वो सारे फॉर्मेलिटीज़ के बाद उस बॉक्स में ले जाकर उस रिहाई के कागज़ को डाल देगी। ये बॉक्स दिन भर में 3 बार हर दिन खुलता है, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे और आखिरी बार शाम 5:30 बजे। अगर कोई 5:45 बजे इस बॉक्स में ज़मानती के पेपर डालता है तो फिर उस दिन उसकी रिहाई नहीं होगी, अगले दिन सुबह ही होगी, जैसे आर्यन खान केस में आज सुबह 11 बजे हुई। कानून इसमें इतने सारे हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी। अब ये नहीं है कि वो ऑर्डर को लेकर आप सीधे ऑर्थर रोड जेल जाएंगे। अब ये है कि चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़मानत दी तो उस ज़मानत की कॉपी को, और जो भी उन्होंने बॉन्ड भरने के लिए कहा, जितने के भी ज़मानती, जैसे 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए आदमी नकद नहीं देता है आमतौर पर। 1 लाख रुपए की किसी प्रॉपर्टी के कोई पेपर, और कौन होता है ज़मानती? जो जानने वाला हो, दोस्त हो, बाकायदा जज के सामने खड़ा होना पड़ता है, बताना पड़ता है, आईडी देना पड़ता है। तो वहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया। अब आपको उस कोर्ट में जाना पड़ेगा जिस कोर्ट ने आपको जेल भेजा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आर्यन खान और बाकी लोगों को एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट ने जेल भेजा था, तो अब हाई कोर्ट से आपको एनडीपीएस की उसी स्पेशल कोर्ट में जाना पड़ेगा जिस कोर्ट ने बेल खारिज की थी, वीवी पाटिल की अदालत। और वहाँ जाकर आपको ये दिखाना है कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ज़मानत मिल गई है, ये बॉन्ड है, ये हमें भरना है। अब वो सारी कागजी कार्रवाई करेंगे आप। जो ज़मानती हैं वो विटनेस में बताएंगे मैं ये हूँ, जैसे कल जूही चावला ने बताया कि मैं हूँ ज़मानती आर्यन की। इन कार्रवाई में भी 1-2 घंटा लगता है, और इसके बाद फिर आपको वो जज फाइनल आपको रिहाई का ऑर्डर देंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं, फिर वो एनडीपीएस का सेशन जो कोर्ट है स्पेशल, और उनके ऑर्डर की कॉपी फिर आपको ले जाकर जेल को देनी है, उस बॉक्स में डालना है जो ज़मानती बॉक्स है। उस लेटर को फिर जेलर तक पहुंचाया जाएगा। जेलर उसको देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, नाम, सब कुछ मैच करेंगे, पूछा जाएगा, पूछताछ होगी, और फिर उस हिसाब से जो जेल मैनुअल के हिसाब से जब रिहाई का वक्त होता है तो वो रिहा कर देते हैं। जैसे 5:30 के बाद अगर आपके बॉक्स में लेटर में वो पहुंचा ही नहीं तो आपको रिहा नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये है, और दूसरा, आपको ज़मानत की कॉपी जो है वो हाथ से ले जाकर डालना पड़ेगा। इसे दस्ती कहते हैं। दस्त का मतलब उर्दू में हाथ होता है और दस्ती मतलब हाथ से। अब ऐसा क्यों है? हमें आज़ाद हुए भी इतने साल हो गए, हमारे यहाँ जो कानून है, जो आईपीसी है, जो सीआरपीसी है, ये सब अंग्रेज़ों की देन है और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और अब तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हम आज भी आसमान में देखते हैं कबूतरों की तरफ ताकि पैगाम भेज सकें। ये एक मजाक है। ये कैसे शुरू हुआ और आज हम कहाँ हैं, अब इसकी पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। मैसेज और संदेश भेजने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जब इंसान इस दुनिया में आए तो उस वक्त तक न कोई ज़ुबान थी, न कोई तरीका था, न इशारा समझता था कोई। तो सबसे पहले इंसान ने आवाज़ निकालनी सीखी। वो आवाज़ धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये दुख की आवाज़ है, ये खुशी की है, ये डर की है, ये इशारे की है। वक्त लगा। आवाज़ के बाद अब इंसान ने फिर पत्थर को पत्थर रगड़कर आग जलाना सीखा। आग ने एक और क्या नया काम किया। आग के धुएं ने एक तरह से एक संदेश देना शुरू किया। अगर कोई कहीं दूर है और कहीं धुआं उड़ता हुआ देख रहा तो उसको मालूम है कि वहाँ कुछ हो रहा है। तो इस धुएं का भी इस्तेमाल संदेश और मैसेज पहुँचाने के लिए किया गया। जैसे आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में ही
कि हम वहाँ जाएंगे और अगर सब कुछ लगेगा कि कूल है और तुम्हें तब ऑपरेशन करना है जब हम कुछ जलाएंगे और धुआं उठेगा तो तुम आ जाना। ये उस दौर की चीज़ है शुरुआती। धुएं के इशारे के बाद फिर चिड़ियों की आवाज़ें, जानवरों की आवाज़ें, ये इशारा बनी बातचीत करने के लिए और मैसेज पहुंचाने के लिए और शिकार करने के लिए भी। जैसे आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे गैंग हैं आज भी नक्सल एरिया में ही, वो एक दूसरे को, साथी को और मैसेज देने के लिए अलग अलग जानवरों के, चिड़ियों के, परिंदों के आवाज़ निकालते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि इन आवाज़ का क्या मतलब है, पुलिस आ रही है, ख़तरा है, या दोस्त आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद शुरू हुआ राजा रजवाड़ों का दौर आया। दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब राजा रजवाड़ों को भी अपने मैसेज भेजने थे। उस ज़माने में उन्होंने चुना उनके इलाके में सबसे तेज़ दौड़ने वाला शख्स कौन है, तो जब से सबसे तेज़ धावक होता था वो उसको मैसेज दे देते थे कि ये लिफाफा है, ये संदेश है, ये ख़त है, जो भी कहें आप, ये वहाँ तक पहुँचाना है। तो वो दौड़ के जाया करता था। जितनी देर तक दौड़ सकता था दौड़ता था, फिर रुकता था, आराम करता था, फिर दौड़ता था। कई कई दिन, हफ्ते, महीने लग जाते थे ऐसे संदेश पहुँचाने में। फिर उसी दौरान में तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों का ईजाद हुआ कि अब घोड़े आ गए हैं, इनके ज़रिए मैसेज भिजाना चाहिए। जो दौड़ने वाले लोग हैं वो घोड़े पे बैठ गए और घोड़ा दौड़ रहा और वो मैसेज पहुंचा रहा है। फिर उसके बाद कबूतरों का दौर आया। कबूतर को ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी जाने लगी कि यहाँ से तुमको वहाँ तक जाना है, वहाँ से तुमको यहाँ तक आना है। और वो ट्रेनिंग इतनी कारगर होती थी कि कबूतर को जिस जगह का ट्रेनिंग दिया गया वो वहीं तक उड़ के जाता था और वहाँ से फिर संदेश देकर वापस आ जाता था। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई देशों ने दूसरे अपने दुश्मन देश की जानकारी लेने देने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया था। और फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कबूतर बड़े कारगर साबित हुए थे मैसेज पहुंचाने के लिए, संदेश देने के लिए। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती रही। अभी तक हम उसी ढर्रे पे थे, संदेश, मैसेज के। पहली बार 1712 में, 1712 में पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर एक तरह से का नाम सुनने को मिला, ईजाद हुआ। ब्रिटेन ने जब स्कॉटलैंड पे कब्जा किया था उसके बाद उसने ये स्कॉटलैंड में ही पहला डाकघर खोला था। तो अब पहली बार ये हुआ कि ख़त व किताबत के ज़रिए मैसेज भेजना घोड़े और कबूतर से थोड़ा मुँह पर उठे। और इसके बाद में फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक बना जिसमें 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्ज़रलैंड में, और इसमें 22 देशों ने हिस्सा लिया कि हाँ, हम इन 22 देशों में पोस्ट के ज़रिए, पोस्टल के ज़रिए मैसेज, संदेश सब कुछ भेज सकते हैं। इसीलिए 9 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड पोस्ट डे भी मनाया जाता है, विश्व डाक सेवा दिवस। फिर धीरे धीरे और वक्त बीता, रेलगाड़ी आई, गाड़ियाँ आई। अब संदेश पहुंचाना थोड़ा आसान हो गया, जल्दी पहुंचने लगा। लेकिन अब भी बात ख़त व किताबत के ज़रिए होती थी कि चाहे आप रेलगाड़ी या गाड़ी से भी आपका लिफाफा, मैसेज, संदेश हाथ का लिखा हुआ वही जाता था। इसके बाद 1844 में टेलीग्राम आया। टेलीग्राम के ज़रिए फिर मैसेज थोड़ी सी जल्दी पहुंचने लगी और टेलीग्राम ने क्रांति किया। 1870 आते आते अब पहली बार एक और क्रांति आई कि एक टेलीफोन बना और टेलीफोन का दौर आया। और इस टेलीफोन ने पहली बार बताया कि दुनिया कितनी छोटी है, आप कहीं से भी बैठकर मीलों, सैकड़ों, हज़ारों मील दूर किसी से बात कर सकते थे। तो अब ये एक नए आवाज़ का दौर आया। घोड़े, चिड़िया, परिंदे, आग का धुआं, कबूतर, इन सब से हटकर अब एक टेलीफोन, एक आदमी बात कर रहा है और दूसरी आदमी दूर बैठकर सुन रहा है। फिर इसके बाद 1870 के बाद करीब 1969 में फर्स्ट टाइम 2 कंप्यूटर के बीच मैसेज भेजने का काम शुरू हुआ। एक तरह से ईमेल का जन्म हुआ, आप इसे कह सकते हैं। और इसका अच्छा खासा फिर इस्तेमाल हुआ। 1983 में पूरी दुनिया ने तब धीरे धीरे इंटरनेट जो आया था या आने वाला था उसको 2 डिवाइस में जोड़कर कैसे आप बात कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। 1990 में सर टिम बर्नर्स ली ने पहली बार www, जो आप हम लोग सब कंप्यूटर पे करते हैं, www. यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जन्म हुआ। और 1992 में पहली बार ईमेल में अटैचमेंट की शुरुआत हुई कि हम ईमेल में कुछ अटैच करके भेज सकते हैं, फ़ोटो, तस्वीरें, बाकी चीज़ें।
3 अप्रैल 1973, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये वो दिन है 3 अप्रैल 1973 1973 जब पहली बार मोबाइल का एक तरह से कहते हैं जन्म हुआ। मार्टिन कूपर नाम के एक शख्स ने मोटरोला कंपनी में जो काम करता था उसने एक मोबाइल ईजाद किया था। और हालांकि मार्टिन कूपर ने जो मोबाइल बनाया था उस वक्त इसका वेट यानी वज़न करीब 2 किलो था पहले मोबाइल का, और एक बड़ी सी बैटरी को कंधे पे लटका के रखना पड़ता था जब इस मोबाइल को आप लेकर घर और दफ्तर से बाहर चलते थे, ताकि बाहर में आप मोबाइल बात कर सकें। एक बार चार्ज होने के बाद ये मोबाइल 30 मिनट तक काम करता था, और इसके बाद दोबारा चार्ज करने में फिर इसे 10 घंटे लगते थे, मतलब आधे घंटे बाद और 10 घंटे की चार्जिंग। उस वक्त इसकी कीमत करीब 2700 अमेरिकी डॉलर यानी 2 लाख रुपए के आसपास थी। 1992 में पहली बार दुनिया में SMS का जन्म हुआ, और जो इंजीनियर नील पाफवर्थ 2 दिसंबर 1992 को इन्होंने पहला SMS मैसेज भेजा था। अब इसके बाद इंटरनेट आया, www आ गया, ये सारी चीज़ें आई। फिर धीरे धीरे आपको पता है तमाम सोशल मीडिया आना शुरू हुई, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, और इस तरह की तमाम अलग अलग ऐप्स। तो अब दुनिया में संदेश और मैसेज भेजने का एक पूरा नज़रिया, एक पूरा तरीका ही बदल गया। और उसके बाद अब सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से पहुंचाई जाने लगी। हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा, हर जगह नेट का इस्तेमाल होने लगा। और उसके बाद जो मैसेज कभी कबूतरों के ज़रिए जाता था, बात कर रहा हूँ जैसे अभी मैं ही हूँ, आपको कहानी सुना रहा हूँ, और ये कहानी न सिर्फ देश में, दिल्ली में, मुंबई में, बल्कि दुनिया के हर कोने में क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, तो आप कहीं भी सुन रहे हैं। ये इंटरनेट की क्रांति है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम पहले सोच नहीं सकते थे। अब ये तो रही मैसेज की बात, इसके साथ में एक चीज़ और आगे जोड़ दूं, उसके बाद फिर आता हूं मुद्दे पे। वो ये कि ये सारी चीज़ें आ गई, फिर भी हमारे यहाँ आज भी चाहे वो रिहाई का आदेश हो या ज़मानत की रिहा का परवाना हो, वो जेल तक कोर्ट से कंप्यूटर के ज़रिए, मेल के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए क्यों नहीं भेजा जाता? इसलिए कि जो अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ IPC और CRPC लाई थी, उस ज़माने से एक दस्तूर चला आ रहा है कि ऐसे कोर्ट के सारे आदेश दस्ती जाएंगे, यानी एक शख्स, एक कोर्ट का कारिंदा, एक मुलाजिम, वो इसको लेकर जाएगा, और या फिर इसको आप नॉर्मल पोस्टल से भेजेंगे। अब नॉर्मल पोस्टल पहुंचने में कहीं दूर दूर दराज के इलाकों में हफ्ता भी लगता है, 15 दिन भी लगता है। ज़मानत मिल गई, अब 15 दिन तक इंतज़ार करें, डाकिया आएगा, पोस्ट लाएगा, या दस्ती आएगा, कोर्ट का कारिंदा आएगा, वो लेकर ज़मानत के कागज़ देगा, तो लोग इंतज़ार करते रहते हैं। अब ये IPC और CRPC जो थी, सबसे पहले जब 1833 की बात है कि इंडिया में 3 बड़े प्रेसिडेंसी थे, एक बंगाल, एक मद्रास और एक बॉम्बे, और इन तीनों जगहों पे अलग अलग कानून था। इसके अलावा राजे रजवाड़े हमारे यहाँ बहुत सारे थे, तो हर स्टेट, हर रियासत के अलग कानून थे। अंग्रेज़ जब यहाँ आए तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यार किसी एक जगह पे जाते हैं तो यहाँ पे कत्ल के लिए ये सज़ा है, यहाँ पे डकैती की ये है, तो ये क्या करें। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनी, और ये बना जो ये मैकॉले वॉज, इनके मैकॉले के ज़रिए ये पेश किया गया था, और इसी को धीरे धीरे आगे नया नया इसमें सब कुछ जुड़ता गया। जो IPC का पहला मसौदा है, इंडियन पीनल कोड का, 1837 की शुरुआत में ये तैयार हुआ था, और उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या उस वक्त पीनल कोड, 1861 में ये लाया गया, और इसके साथ तमाम जुर्मों को जोड़ा गया, और इसी के बाद से IPC और CRPC हमारे देश ने अपनाया, इवन पाकिस्तान ने अपनाया, और ये चीज़ें सब चलती रहीं। तो उस ज़माने का कानून 1800, अगर मैं 35 और 1861 की बात कर रहा हूँ, तो आज हम 2021 में हैं, लगभग आप मान कर चलिए कि 1.5-200 साल। आज भी हमने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। कोरोना में कोर्ट के सारे केसेस ऑनलाइन होने लगे, बहस ऑनलाइन होने लगी, कई इसमें ऐसे तफरीह भी हुए कि कई वकील ऐसी थीं जो अपनी मोहतरमा, वो उन्हें मतलब काम भी कर रही हैं और बहस भी कर रही हैं। बहुत सारे ऑफिस में भी ऐसे हुए थे,
हम में से ही बहुत सारे लोग मालूम हुआ कि शॉर्ट पहने हुए हैं, बैठ गए और मीटिंग चालू, थोड़ा सा कैमरा हिल गया तो फिर नीचे भी दिख गया कि यार ये तो ऑफिस के ड्रेस में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो जब इस टेक्नोलॉजी का इतना सारी अच्छी चीज़ें हो गई हैं, उसके बावजूद फिर वही सवाल उठता है कि क्यों नहीं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा जेल सिस्टम है, इसको सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक कहते हैं कि ये बहुत हो गया, तो इसका मतलब है कि इसको बदलने की ज़रूरत है। और इसीलिए एक नया उन्होंने कहा है कि जो सिस्टम लाना है उसका नाम रखा गया फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है, ताकि इस रिकॉर्ड के ज़रिए कोई भी देश की अदालत जब कोई फैसला सुनाती है किसी ज़मानत को और इसको लेकर, तो उस जेल तक इस फास्टर रूल के ज़रिए, मतलब इंटरनेट के ज़रिए वहाँ तक उसके आदेश की कॉपी और सारी चीज़ें पहुँच जाएँ, ताकि किसी को भागना ना पड़े, किसी को दौड़ना ना पड़े, कोई बेवजह 1-2 दिन एक्स्ट्रा जेल में ना रुके, और इधर ऑर्डर आया और उधर कॉपी वहाँ तक पहुँच जाए। बस इसको सिक्योर करना है कि वो फेक ना हो, फर्जी ना हो, क्योंकि अपना देश तो माशाल्लाह इसमें फ़र्जी केसेस भी बहुत होते हैं, एक से एक बड़े पड़े हुए हमारे यहाँ नटवर लाल, तो उसको भी आपको बचाना, ध्यान में रखना है। लेकिन सवाल ये था कि हम अब तक इसका इंतज़ार क्यों कर रहे थे, जब सारी चीज़ें, जब पूरे देश में अब ये बात ही हो रही है कि अब हम नए टेक्नोलॉजी है, पैसे तक की अब बात हो गई कि अब तो डिजिटल इंडिया। और अब हम ईमानदारी से देखिए, कितने लोग हैं जो बैंक जाते हैं, पहले रूटीन हुआ करता था बैंक में चेक जमा कराना, बैंक से पैसे निकालना, एटीएम ने बैंक जाना रुकवा दिया। अब तो और पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन है। लाइसेंस बनाने के लिए दिल्ली में अब आपको अथॉरिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन है। आपको सब्ज़ी खरीदनी है, आपको कहीं बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन है। आपको रोज़मर्रा के बाकी इस्तेमाल की चीज़ें खरीदनी है, घर पे अवेलेबल है, ऑनलाइन है। तो जब ये सारी आपकी ज़िंदगी की बेसिक चीज़ें फिंगर टिप पे हैं, तो एक किसी की आज़ादी से जुड़ी हुई जो चीज़ है, वहाँ पे एक शख्स जिसको ज़मानत मिलती है वो 15-15 दिन, 8-8 महीने तक कैसे जेल के अंदर रह सकता है, क्योंकि ये उसकी आज़ादी का हनन है। और इस देश का संविधान और इस देश का कानून ये कहता है कि अगर अदालत ने उसे रिहा किया है या ज़मानत दी है, तो फिर उसको उस फैसले के बाद 1 मिनट तक भी रोकना, उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि शायद बहुत जल्दी ये चीज़ें बदलें और जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा हो, और आने वाले वक्त में ज़मानत मिलने के बाद किसी को बेवजह जेल के अंदर न रहनी पड़े। कई लोगों ने दस्ती और ये सारी चीज़ें पूछी थी, इसीलिए मुझे लगा कि आज हम लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगा कि शुरुआत से कैसे संदेश कहाँ कहाँ से कैसे पहुँचा, और अब यूरोप के कई देशों में मुझे पता चला कि वहाँ अगर बेल या रिहाई का ऑर्डर आ जाता है और वो जेल से नहीं छूटता है, तो वो कंपनसेशन का हकदार हो जाता है, वो हर्जाना ठोक सकता है, या फिर एक्स्ट्रा उसको रोका गया तो वो उसके ऊपर जेल अथॉरिटी पे मुकदमा कर सकता है। और बहुत सीरियसली ये चीज़ों को वहाँ पे लिया जाता है। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जैसे इस तरफ ध्यान दिलाया, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद पूरे देश की हर जेल इंटरनेट से कनेक्ट होगी और सारे कॉपी ऑर्डर के वहाँ डायरेक्ट पहुँचेंगे, वक्त पे पहुँचेंगे, वक्त से पहले पहुँचेंगे, और किसी को अब रिहाई के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले क्राइम तक फैमिली मेम्बर की वही फरमाइश के हिसाब से, तनीषा, आज इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे तनीषा। और शुभम राज ने भेजा है। इसके अलावा सुमित कुमार हैं और इनका भी आज जन्मदिन है। इनके दोस्त राकेश शर्मा ने भेजा है। पिंटू कुमार महतो जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पिंटू कुमार साहब। इसके अलावा अव्यान यादव 1 साल के होंगे, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी अव्यान यादव, ऊपर वाला आपको हमेशा अच्छा रखे। इनके फादर इंस्पेक्टर सुनील यादव पुलिस से हैं, बड़ी खुशी हुई सुनकर। सौरभ यादव जी, इनके चाचा ने ये भेजा है, ये मर्चेंट नेवी में है और इनको अव्यान के पहले बर्थडे पे साथ होना था, लेकिन कोरोना और कुछ चीज़ों की वजह से ये अमेरिका से चले और इस वक्त साउथ चाइना सी में कहीं फंसे हुए हैं। फंसे मतलब डिले हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, दिवाली तक आप पहुंच जाएं, यही मेरी दुआ है। इसके अलावा अल्पना मिश्रा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अल्पना मिश्रा, हमेशा अच्छे रहें। रिंकू कुमार नाथ, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रिंकू।
और दारंग असम से हैं ये। इसके अलावा मनराज गिल के 4 साल के बेटे का भी जन्मदिन है और ये विनीपेग कनाडा में रहते हैं। और मनराज गिल साहब ने अपने बेटे का नाम नहीं लिखा, भूल गए शायद, कोई बात नहीं। तो मनराज गिल साहब हैप्पी बर्थडे, आपके बेटे को ऊपर वाला उसे हमेशा अच्छा रखे, सारी खुशियाँ दे। रविकांत जायसवाल हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रविकांत जायसवाल। और शशि भूषण तिवारी, ये इनके दोस्त हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा कृति वंसिया हैं, आज इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कृति वंसिया जी। और इनके बेटे कबीर वंसिया का कल बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कबीर। और मयंक वनीसा साहब ने भेजा है, जो कृति जी के पति हैं और कबीर के पिता, एडिलेड में रहते हैं ये लोग, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा राजवीर कौर हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राजवीर कौर जी। रणवीर सिंह जी ने भेजा है, इनके पति हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने मेल लिखा है, जिसमें लाहौरिया बॉर्डर वाला सिंह साहब, काफ़ी इन्होंने मेल लिखा, कल मैं भूल गया था, माफ़ी लाहौरिया साहब। आपकी बातें सुनी और आपके जो सुझाव हैं वो भी जल्दी आपसे वो करता हूँ। इसके अलावा मोहम्मद अजहर हैं, ये एम्स में इंटर्न है और जिल लिन योटो मर्डर केस की कहानी सुनना चाहते हैं। आज्ञा राम जी ने भी कुछ लिखा है, थैंक यू वेरी मच आज्ञा राम साहब। आदित्य गहलोत हैं, ये पाब्लो एस्कोबर की कहानी सुनना चाहते हैं। आदित्य साहब ये कहानी सुना चुका हूँ, इसी क्राइम तक की लिस्ट में आपको ये कहानी मिल जाएगी। इसके अलावा संदीप गुप्ता हैं और इनका कहना है जो क्राइम तक की कहानी का टीज़र देते हैं उसमें टीज़र वीडियो भी डालें, आपके सुझाव पे भी गौर करेंगे। इसके अलावा जिगर पटेल, रवि पटेल और योगेश पटेल हैं, तीनों दोस्त हैं। इन्होंने लिखा कि हम 3 इडियट्स जैसे हैं और तीनों एक दूसरे के साथ ही सारे अच्छे वक्त गुजारते हैं। नेल्सन मंडेला की कहानी सुनना चाहते हैं, तो मैं जल्दी सुनाता हूँ आप तीनों को। इसके अलावा शिवम अग्रवाल हैं और इन्होंने कहा कि आप मेरे मेल पे ध्यान नहीं देते शिवम साहब, सॉरी, आपका मिस कर गया कई बार। और इनकी मम्मी श्वेता अग्रवाल जी हैं और इनका एक एंशियंट रेमेडाइज, शायद अगर मैं गलत नहीं, रेमेडीज़ चैनल है, तो यूट्यूब पे मौका मिले तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि कल संडे है, तो संडे सब कुछ ठीक ठाक से गुजरे, यही दुआ है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।